खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। शाहनवाज जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार रोशन जी, बहुत दिन बाद आपसे बात हो पा रही सबसे है। पहले तो आपको जी जी एक अरसे के बाद हम लोग बात कर रहे हैं, और सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको, बिलेटेड ईद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इस बार की ईद घर की ईद है। ऐसे तो जी हर बार ईद की दावत होती थी दिल्ली में, लेकिन इस बार ईद घर में ही हुई। हाँ, इस बार हम लोग दूर से ही ईद मनाए, एक दूसरे को बधाई दिया। तो जी जी हमारी हमारी विशेष है कि अगली जो ईद हो उसी तरह से शानदार तरीके से मनाई जाए जो अब तक हम लोग मनाते रहे। जी इस समय देश में कई महत्वपूर्ण मसले हैं, और एक तरफ आपकी पार्टी और आपकी सरकार एक साल पूरा होने का जश्न मना रही है, और दावा ये किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने आंतरिक और बाह्य दोनों मोर्चों पर शानदार कामयाबी हासिल की है। लेकिन जो पड़ोसी देशों से भारत के रिश्ते हैं पिछले कुछ महीनों से अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आज तो एक बहुत बड़ी घटना हुई है नेपाल की संसद में, जिसके बारे में आपको भी जानकारी होगी कि नेपाल की सरकार ने संसद में एक नया नक्शा पेश किया है, जिसमें भारतीय क्षेत्र के 300 पौने 400 किलोमीटर का जो भूभाग है उसको नेपाल का हिस्सा माना गया है। तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ये सही है कि हमारी सरकार ऐसे तो एक साल पूरा कर रही है, मोदी 2.00 की सरकार, लेकिन ऐसे हम 6 साल पूरा कर रहे हैं। और इस छठे साल में हम लोग ये जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि आज देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना का एक बड़ा संकट आया, जिसके वजह से एक नई चुनौती सामने आई है। ये जब चुनौती सामने आई, इस चुनौती को देखते हुए हम लोगों ने उसको कैसे अवसर में बदले इसकी कोशिश शुरू की है। और आप ये भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोविड-19 का इतना बड़ा खतरा है, जिसके वजह से पूरे दुनिया में अगर भारत के 15 ऐसे देश जो डेवलप कंट्री हैं उनको जोड़ लें, जिनकी आबादी करीब 135 करोड़ है और हमारी 137 करोड़ है, तो कोरोना संकट में अगर उस हिसाब से हमारे यहाँ दिक्कत दुश्वारी आती तो हमारे यहाँ ऐसे करीब करीब 40 लाख लोग पीड़ित हो जाते अगर हमने सही टाइम पे लॉकडाउन न किया होता, और बड़ी तादाद में लोगों की मौत भी हो जाती। लेकिन जल्दबाजी में हमने एक निर्णय किया और ये तय किया कि हम लॉकडाउन करेंगे। तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना का केंद्र पूरे दुनिया की नज़र में चाइना एक विलेन के तौर पर उभरा, क्योंकि चाइना ने वुहान से ही ये कोरोना फैला। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना वायरस भी कहा उसको। इसलिए चाइना अपना ध्यान पूरी दुनिया का बांटने के लिए बॉर्डर पर तनाव कर रहा है। जहां हम कोरोना से लड़ रहे हैं, वहां वो बॉर्डर पर लद्दाख के कुछ इलाके में जिस तरह डोकलाम में किया था, वो उस तरह की हरकत कर रहा है। नेपाल का भी आपने जिक्र किया। नेपाल का एक रास्ता हमने बनाया था, जिस रास्ते को लेकर उनके यहाँ जो नक्शा आया उस पर विवाद है, लेकिन अभी भी हमें विश्वास है, क्योंकि जो भारत और नेपाल के रिश्ते हैं, ये बातचीत से उसका भी हल हम निकालेंगे जरूर। देखिए, सवाल ये है कि एक तरफ हम अपने सभी पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार भारत की तरफ से पहल भी की जाती रही है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश एक एक करके हमसे दूर जाने में लगे हुए हैं।
तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारे जो एफर्ट्स हैं या हमारे प्रति जो हमारे पड़ोसी मुल्कों का भरोसा है वो कम हुआ है, इसलिए इस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? ये देखिए वैष्णव जी, ये सही है कि भारत एक दुनिया की सबसे उभरती हुई ताकत है। और जो भारत और चाइना, हम ये नहीं कह सकते वो हमारा मित्र देश रहा, क्योंकि हमारी उनकी कई बार लड़ाई हुई है और हम उस जख्म को भूले नहीं। लेकिन हमने उससे आगे बढ़कर जो पहले की नीति थी उसको आगे बढ़ाया और हमने कहा बिना गोली चले हम अपने विवादों को हल करने की कोशिश करेंगे। के तहत कई बार जब हम लोग विपक्ष में भी थे तो एक बार ये मुद्दा, चाइना और भारत का मुद्दा, राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर उठाया था, जो आज के रक्षा मंत्री। तो मेरे सामने मनमोहन सिंह जी खुद अपनी सीट से उठकर राजनाथ सिंह जी के पास आए थे और कहा कि इस मसले को संवेदनशील विषय है, इस पर हम लोग मिलकर बातचीत कर लेते हैं। तो उन्होंने बात को उतने पर रहने दिया, क्योंकि चाइना और भारत के जो रिश्ते हैं वो जितना हम बोल नहीं सकते उससे ज़्यादा विषय हमारे और आपके ध्यान में है। उसको ध्यान में रखते हुए हम दो बड़े देश हैं और हम कोशिश करते हैं कि वो टकराव ऐसा ना हो कि जिस तरह का रिश्ता पाकिस्तान से हो। पाकिस्तान हमारी एनिमी कंट्री है, दुश्मन कंट्री है, उसको दर्जा भी ऐसा ही है। चाइना से हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू से है। अभी तक बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा उनका बहुत हल नहीं हुआ है, और लेकिन हमारे जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो चल रहे थे। जब कोरोना का संकट हुआ और पूरे दुनिया में चाइना घिर गया तो चाइना ने प्लान इस तरह किया कि वो ध्यान बांटे, और हमने भी कहा कि हम जिस तरह 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और ये भी कहा कि जो कई ऐसी कंपनी हैं जो 200 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्ट करने वाली हैं वो सरकार एक बार उसको क्लियर करेगी। तो चाइना इस बात को लेकर थोड़ा बौखलाया हुआ है और पूरे दुनिया का ध्यान बांटने के लिए इस तरह की हरकत की। लेकिन हमारे रिश्ते बांग्लादेश से बहुत अच्छे हैं, हमारे रिश्ते श्रीलंका से अच्छे हैं, हमारे रिश्ते मालदीव से भी बहुत अच्छे हैं, नेपाल से भी अच्छे हैं। मैं अभी नहीं मानूंगा कि नक्शे की वजह से कोई रिश्ते बहुत खराब हुए होंगे। ये सही है कि जो नेपाल ने नक्शा दिया है उस नक्शे पर हमें ज़रूर एतराज़ है, हम बातचीत करके उसका हल निकालेंगे। पहले भी नेपाल और इंडिया के बीच में, क्योंकि नेपाल को हम अपना बहुत अपना मानते हैं, नेपाल से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, नेपाली इधर बड़ी तादाद में हैं, भारतीय लोग उधर बहुत बड़ी तादाद में मधेसी हैं, तो इसलिए मैं नेपाल के बॉर्डर का हूँ, सुपौल का जो इलाका है, तो नेपाल और हिंदुस्तान के रिश्तों को मैं समझता हूँ। तो इसका हल निकालेंगे। और आप देखिए कि अभी जब पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि इस्लामोफोबिया के नाम पर भारत को बदनाम करें और मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, इस तरह का सवाल पाकिस्तान ने उठाया, तो सबसे पहले एतराज़ किसने किया? एतराज़ किया मालदीव्स ने। उसने इस्लामिक मुल्कों के बीच में कहा कि नहीं, भारत में इस तरह की बात कहना गलत है, क्योंकि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है वो भारत में है, और इस तरह का इल्ज़ाम तराशी करना सही नहीं है। तो हमारे रिश्ते गल्फ कंट्री से भी बहुत, अगर आप देख लें तो जो दुबई का पड़ोसी तो वो भी माने जाते हैं एक तरह से, क्योंकि जैसे समंदर पार के बाद श्रीलंका है, तो जो ओमान है, यूएई है, जो समंदर के किनारे, जो हिंद महासागर के और अरब सागर के किनारे के देश हैं, उनमें भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आज सऊदी अरब, दुबई, यूएई जो है, अबू धाबी, ओमान, इन सब से रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हुए हैं। और पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में पिछले 6 साल में भारत की ताकत बढ़ी है, भारत के पासपोर्ट का वज़न बढ़ा है, भारतीयों की शान में इजाफा हुआ है। और क्योंकि हम इमर्जिंग कंट्री हैं, इसलिए चाइना को और पाकिस्तान को दिक्कत होगी। पाकिस्तान तो एक टेरर मुल्क है, और पाकिस्तान क्या कहता है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चाइना के मामले में ज़रूर हम लोगों ने उस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है, और इसका हल भी हम निकालेंगे। एक बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जब राजनाथ जी ने इस मुद्दे को उठाया था, तब उस समय के प्रधानमंत्री ने राजनाथ जी से अनुरोध किया था कि इस तरह के संवेदनशील मसलों पर हम लोग बैठ के बात करेंगे, इसको सार्वजनिक तौर पर इसकी चर्चा करना मुनासिब नहीं है।
ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि इस तरह के संवेदनशील मामलों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर की जिम्मेदारी होती है कि देश के हित को सर्वोपरि रखा जाए। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से सेना के और प्रशासनिक अधिकारियों के बयान आए हैं इस तरह के संवेदनशील मामलों में, आपको नहीं लगता है कि उन बयानों के चलते भी जो पहले से अविश्वास और कड़वाहट था दोनों मुल्कों में, उसमें और बढ़ोतरी हुई है और ऐसे बयानों से बचा जाना चाहिए अधिकारियों की तरफ से? ये आजकल क्या है, पहले का दौर ये था कि उस दौर में सिर्फ दूरदर्शन होता था और आजकल मीडिया का बहुत बड़ा दौर है। और इस दौर में मीडिया के दौर में जब कोई सवाल होते हैं तो उसका भी एक मीडिया प्रेशर भी होता है। जब चाइना के राष्ट्रपति अपनी सेना के बारे में कहेंगे कि तैयार रहो, तो भारत की तरफ से उसी तरह का दबाव बनता है। और हमने जो कहा दो तरीके से है, एक तो डिप्लोमेटिक तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, दूसरा हम वो नहीं हैं, हम ना 61-62 के भारत नहीं है, ये नया भारत है। ये अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है, संयम भी जानता है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। हम चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं, इसलिए जो पूरे दुनिया में, क्योंकि भारत अब एक विकासशील देश कहा जाता था और नॉन अलाइन मूवमेंट का देश कहा जाता था, लेकिन भारत अब अपने आप में एक फैक्टर है। आप देखें जब ब्रिक्स बना तो उसमें जो चंद देश आए उसमें भी भारत आया। आज भी पूरे दुनिया में कोई बड़े से बड़े निर्णय होते हैं तो भारत के राय की उपेक्षा करके कोई निर्णय नहीं होते। जब इन्वायरमेंट पर भी समिट था और फाइनल ड्राफ्ट बन रहा था, तब भी उस वक्त बराक ओबामा ने कहा था कि एक बार ये ड्राफ्ट मोदी जी को भी दिखा दो। यानी भारत की अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का वजन है वो बहुत बड़ा है और भारत के साथ रिश्ते अच्छे होने से कई देशों के रिश्ते दुनिया से अच्छे होते हैं। पहले दौर में भाषण जी आपको मालूम है कि जो अमेरिका का होता था, अगर आपके रिश्ते अमेरिका से अच्छे हैं तो दुनिया से बहुत अच्छे हैं, अमेरिका से खराब है तो दुनिया से बहुत खराब है। आज भारत की स्थिति करीब करीब ऐसे है और हमारा बहुत बड़ा, हमारी ताकत कोई बहुत बड़ा बम हथियार नहीं, हमारी बहुत बड़ी ताकत है कि भारत 135 करोड़ का देश है, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी मार्केट भी है। अगर दुनिया का कोई प्रोडक्ट बनता है और अगर भारत के लोग उसको नकार देते हैं तो उस प्रोडक्ट में तुरंत गिराव आ जाता है, उसका शेयर मार्केट ऐसे गिरता है, क्योंकि अब भारत इतना सक्षम है। नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जो आबादी है, यानी 135 करोड़ की आबादी को 137 करोड़ की आबादी का सही उपयोग क्या होगा, जहां आबादी ये नहीं कहा जाए कि हमारी आबादी, हमारी जहां कमजोरी हुआ करती थी, आज वो वर्ल्ड मार्केट में हमारी बहुत बड़ी ताकत भी है। जो अरब देश हैं, जो गल्फ के देश हैं, जब कोई ये कहता है कि आपने देखा कि जफरुल इस्लाम खान ने एक बार कह दिया, जो माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली के चेयरमैन थे, कि अगर भारत में इस तरह से कुछ हरकत होगी, एक दो हरकत हो गई थी। कुछ लोग हैं जो हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर चीज़ को धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसी बीमारी को धर्म से नहीं जोड़ना। सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी ने भी कहा कि हम एक व्यक्ति की गलती को पूरे समाज की गलती नहीं मानते। इस पर कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया, तब क्या जवाब मिला पूरी दुनिया से? आज पूरी दुनिया ने इस बात का जवाब दिया कि भारत में माइनॉरिटीज़ के लोग भी बहुत अच्छे से हैं, तो हमारी बहुत सी ताकत है। तो भारत के बारे में जो राय थी वो दुनिया की बदली है। और आप ये देख लें कि आज जितने अच्छे रिश्ते, पहले क्या होता था कि जब हमारा पाकिस्तान से तनाव होता था तो पूरे गल्फ कंट्री से हमारा तनाव हो जाता था, इस्लामिक कंट्री से हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। सऊदी अरब का सबसे बड़ा अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिला, यूएई का सबसे बड़ा अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को, ओमान का सबसे बड़ा अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को, जो भारत रत्न टाइप का अवार्ड होता है। तो आप ये माने कि हमारी एक बड़ी ताकत है। अब ये सही है, कई लोगों का नज़रिया है, जो लोग मोदी से नफरत करते हैं वो अब नफरत करते करते कई बार भारत की ताकत से भी नफरत करने लगते हैं। अपने देश में कुछ इस तरह के लोग हैं जो सिर्फ बयानबाजी में यकीन रखते हैं। हम ये मानते हैं, क्या आपको याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी
विपक्ष के नेता थे, और नरसिम्हा राव जी ने उनको जब पाकिस्तान का यूएन में डिस्कशन था उसके रेजोल्यूशन का, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को लीडर ऑफ डेलीगेशन बनाकर भेजा था। सलमान खुर्शीद मिनिस्टर थे, वो डिप्टी लीडर बनकर गए थे। तो ये विपक्ष का रोल था। जब वॉर का टाइम हो, जब पेंडेमिक का टाइम हो, तो विपक्ष को भी ऐसा बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे देश की साख को नुकसान। सलमान शाहनवाज जी, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि वार के समय में, पेंडेमिक के टाइम में दलीय भावना से ऊपर उठ के काम किया जाना चाहिए। और भारत की खूबसूरती इसी में है कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ये भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है, लिगेसी है, उस पर हम लोग अब तक चलते रहे हैं। और उम्मीद है कि आगे भी जितने भी स्टेक होल्डर हैं इस जो सिद्धांत है, जो ग्लोरियस हिस्ट्री है, उस पर भरोसा रखेंगे। सबसे खास बात ये है कि जिस तरह से कोरोना महामारी के चलते माइग्रेंट वर्कर्स की दशा देखने को मिली है पूरे देश से, और ख़ास तौर से उत्तर भारतीय जो वर्कर्स रहे हैं उनके साथ जिस तरह की नाइंसाफ़ी हुई है अलग अलग राज्यों में और शासन की तरफ से, उसको आप किस रूप में देखते हैं और उनका आगे का भविष्य क्या है ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स का? देखिए, ये सवाल बहुत दिल को छूने वाला सवाल है। मैं भागलपुर से सांसद रहा हूँ, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया और बांका का इलाका हमारे इलाके में आया, मैं वहाँ को रिप्रेजेंट करता रहा। और जब पेंडेमिक हुआ तो बड़ी तादाद में जो लोगों के पास मेरा नंबर था, तो मैंने तय किया कि मैं कॉल सेंटर की तरह मैंने काम किया। किसी ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको जितनी मदद पहुंचा सकता हूं, शायद मैंने अपने जीवन में जितनी मदद लोगों को नहीं की होगी उससे ज़्यादा मदद इस पेंडेमिक के टाइम में की। कोई कहीं भी फंसा हुआ है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, आपको पता है, मैं 99 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था, मिनिस्टर बना। तो उस वक्त से जो मेरे जितने रिश्ते थे उसमें जितनी मैं मदद कर सका किया। कई जगह बेंगलोर से ट्रेन दिलाना, गोवा से ट्रेन दिलाना, वहाँ करना, इन सब में हम लगे रहे। लेकिन जब ये हमने उसको ना अपने ट्विटर पे डाला ना फेसबुक पे डाला, मैंने ये तय किया था, यहाँ तक कि पीएम केयर में जो पैसा प्रधानमंत्री जी के कहने पर डलवाया, यानी जो मैंने भी दान दिया उसमें, उसका भी मैंने ट्वीट नहीं किया, क्योंकि मेरे भी ट्विटर पर 17-18 लाख लोग हैं। लेकिन मैंने जानबूझकर सोचा कि नहीं, इस वक्त हम इसको पब्लिसिटी नहीं करेंगे। और क्योंकि बिहार के लोगों के पास मेरा नंबर था, तो बहुत से दर्द को मैंने खुद अपने कानों से सुना है, खुद से देखा है। जब पेंडेमिक हुआ और ये हुआ कि अब इसको बंद किया जाए, किस दिन का ये चेन तोड़ना पड़ेगा, अगर ये नहीं तोड़ते तो हमने पहले कहा कि नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, उन्होंने कहा था अगर सही समय पे लॉकडाउन न होता तो उन देशों के मुकाबले में हमारे यहाँ 30 से 40 लाख की आज संख्या होती और 70 से 80 हज़ार की मौत अभी तक हो गई होती। क्योंकि कोरोना सब मुल्कों में है, ये अमीर गरीब, छोटा बड़ा, राजा रंग नहीं देखता, ये हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई नहीं देखता, ये सबके लिए कोरोना का संकट है। तब उस वक्त मजदूरों को हम देख रहे थे, जब भी वो फ़ोन करते थे हम उनके लिए जो मदद हो सकती थी वो करते रहे। लेकिन 21 दिन के बाद उनका टोन बदलने लगा, उनका संयम टूटने लगा और उसके बाद वो घर जाना चाहते थे। मैंने कई लोगों को कहा कि आप जाएंगे, रास्ते में दिक्कत आएगी, तो मजदूर सड़क पर आए। और वो हम लोगों को दुख है, एक कमज़ोर पक्ष भी है हमारा कि मजदूर को हम, अगर हम वक्त पे गाड़ी देते तो उस वक्त बहुत संकट और बढ़ जाता, क्योंकि कोरोना का चेन तोड़ना था। क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता गया, उनका संयम टूटता गया, बहुत से मजदूर पैदल गए। बाद में सारे मुख्यमंत्रियों से राय करके हुआ कि ट्रेन भेजा जाए। अभी तक जब मैं आपके इस पे बैठा हूँ तो करीब 4,000 से ज़्यादा ट्रेन मजदूरों को पहुँचा चुकी है। 55 लाख से ज़्यादा लोग ट्रेन के ज़रिए गए हैं। जो दिक्कत दुश्वारी थी उसको भी दूर किया है। लेकिन बीच में मजदूर पैदल चले, वो बहुत हृदय विदारक दृश्य था। हम भी दिल लगते हैं और हमें भी चोट पहुंची, हम सबको, प्रधानमंत्री भी, सब लोग, हम लोग जब जितने हमारे वित्त मंत्री, गृह मंत्री, इनके साथ जब हम प्रवक्ताओं की बैठक हुई थी, तब भी हम सब ने उस पर चर्चा की कि क्या क्या मदद की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने तय किया कि हम तब खाना खाएंगे जब 5 लोगों को खिलाएंगे जो बीजेपी का वर्कर हो। तो हम लोगों ने उस क्षेत्र में काम किया। लेकिन ये जो मजदूर वाला
पार्ट है। इसमें बहुत कठिनाई मजदूरों को हुई है, बहुत से लोगों की मौत भी हुई, खासकर महाराष्ट्र में जो पूरब के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छे विचार वहाँ पहले भी शिवसेना के लोगों के नहीं होते थे, और इस वक्त अगर उन्होंने बहुत ध्यान रखा होता तो इतनी बड़ी तादाद में लोग पलायन नहीं करते, लेकिन बहुत जगह से किए। अब जैसे मैंने कल पता किया बेंगलोर में, कर्नाटक में, तो कर्नाटक में अब जितने मजदूर जाने थे, लास्ट ट्रेन भागलपुर की चली थी और वो आज पहुंचेगी वहां, वो कल ही चली थी। उसके अलावा उसमें भी आदमी कम हो गए थे, तो झारखंड के लोग कुछ डाले, तो तकरीबन तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा लोगों का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। लेकिन मजदूरों को दिक्कत आई, क्योंकि ऐसा संकट है। कई बार लोगों से मैंने पूछा कि भाई आप मत जाइए, आप बताइए मैं आपके लिए क्या इंतज़ाम करूं, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, एक ने तो बहुत हृदय विदारक बात कही कि साहब हम मरेंगे भी तो अपने घर के लोगों के बीच में मरना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। तो लोग रुकना नहीं चाहते थे, और उसमें थोड़ी ये हुई कि जो पैदल चले वो तस्वीरें हर किसी को, आपको भी परेशान करती होंगी, हमें भी परेशान करती। शाहनवाज भाई, दोनों तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं, आपके सामने हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहले दिन से माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जिस तरह का इंतजाम किया, अपने राज्य के छात्रों के लिए जिस तरह का इंतजाम किया और उनको सुरक्षित लाने की भरपूर कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ गुजरात, कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र की सरकारों ने पूरी तरह से मजदूरों के प्रति संवेदनहीनता दिखाई। और सबसे ज़्यादा जो दुखद घटना हुई वो बिहार की सरकार की तरफ से हुई, जो कि बिहार में आपकी साझी सरकार है, पिछले 15 साल से सरकार है। और जिस तरह का हम कहें कि बिहार की सरकार की तरफ से रवैया देखने को मिला मजदूरों के प्रति, वो बहुत ही संवेदनहीनता का रहा। आपको नहीं लगता है कि आपकी जो साझी सरकार है बिहार की, उसने मजदूरों के साथ बेहद नाइंसाफ़ी किया? पहले उनको आने से रोका गया, फिर उनके बारे में कहा गया कि बाकी राज्यों के जो लोग ला रहे हैं अपने मजदूरों को, उनको भी रोका जाए। और जब देखा कि सभी राज्य अपने अपने मजदूरों को लाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दिए हैं, तब अनमने ढंग से कार्रवाई शुरू हुई बिहार में। आपको किस रूप में देख रहे हैं आप इन घटनाओं को जो बिहार की सरकार ने किया? देखिए, ये सही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने सबसे पहले कोटा में जो बच्चे फंसे हुए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बच्चे कोटा में जाते हैं वो 10th करके जाते हैं और वो बहुत छोटे होते हैं। आजकल हम लोगों के दौर में तो 10th थोड़ी उम्र में हो जाती थी, अभी तो वो बड़े मासूम बच्चे थे, वो वहाँ थे और हमें भी बहुत फ़ोन करते थे। हमारे यहाँ भागलपुर के कई बच्चे थे जो फ़ोन करते थे, अंकल हम अकेले हैं, सब जगह के बच्चे चले गए, आप हम लोगों को क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो बिहार सरकार ने उसके बाद निर्णय किया, उन्होंने भी बस से उसको मंगवाने का काम किया। थोड़ी देरी हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वो उनको लेकर बिहार सरकार भी आई, क्योंकि वो उन बच्चों को तो अकेले रहने की और हॉस्टल में रह रहे थे, उनको वो बहुत वो बिलख रहे थे। हम लोगों ने भी कहा कि उनको लाना चाहिए, तो वो लाई गई। दूसरा, नीतीश कुमार जी बहुत अनुभव वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने ये तय किया था कि जितने बिहार के मजदूर हैं, पहला राज्य बिहार था जो उनका अकाउंट नंबर लेके उन सबके अकाउंट में 1-1 हज़ार रुपये डालने का काम किया। लेकिन मैंने जैसा कहा कि जब लॉकडाउन था और लॉकडाउन का सीमा बढ़ता गया 1, 2, 3, तो बिहार के लोगों का भी संयम टूटता गया और हम लोग भी जहाँ जहाँ मदद कर सकते थे। अब मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने अपने 20 साल के राजनीतिक जीवन में जितनी लोगों की मदद नहीं की होगी, उससे ज़्यादा इस पेंडेमिक के टाइम में अपने संबंधों का, जैसे मान लीजिए किसी ने फ़ोन किया और मैंने आपको फ़ोन कर दिया कि ज़रा वाशन जी देख लीजिए, कहीं पर 5 लोग हैं, कुछ खाना आपके बगल में भिजवा दीजिए। तो लोगों ने हमारी ज़बान की वैल्यू रखी और हमारी पार्टी के तो वर्कर हैं ही, लेकिन जो मेरे ज़ाती रिश्ते थे उसका भी पूरा दोहन करके मैंने उसको करने का काम किया। लेकिन क्योंकि मैंने तय किया था कि मैं अगर किसी को ट्रेन में भी भिजवाऊँगा, जैसे बेंगलोर की पहले ट्रेन भागलपुर के लिए नहीं जानी थी, वहाँ हमारे यहाँ के भागलपुर के ये एक डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर थे पांडे जी, तो मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा भागलपुर की तो कोई ट्रेन इसमें लिखी नहीं है, और नोडल ऑफिसर से मैंने कहा बात कीजिए, आप वहाँ के हैं, तो उन्होंने 5-6 ट्रेन वहाँ भेजने का काम किया। फिर बिहार सरकार ने भी कहा कि हमने ब्लैंकेट एनओसी दे दिया है, जहाँ से भी ट्रेन आना चाहती है, कहीं रोकने का काम नहीं किया। शुरू में
एक राय ये बनी थी बिहार सरकार की तरफ से कि जो जहां है वहीं रहे, हम कोरोना को हराकर अपने प्रदेश में आए। लेकिन जो मजदूर हैं उनका संयम टूटा, तो बिहार सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, सबको मंगाने का काम किया है। करीब 30 लाख से ज़्यादा मजदूर बिहार आ चुके हैं और उनके लिए आइसोलेशन का सेंटर भी बनाया, कई लोगों को होम क्वारंटाइन भी किया है, उनके लिए खाने का इंतज़ाम भी किया। लेकिन ये सही है, मैं इसमें इनकार नहीं कर सकता कि कठिनाइयाँ तो हुई हैं और उन कठिनाइयों का मकसद किसी को कठिनाई देना नहीं था, मकसद ये था उनकी ज़िंदगी बचाने का लिए था। कई लोग जो आना चाहते थे, मैंने जब उनसे बातचीत की कि साहब आप ट्रेन से आएंगे, थोड़ा संकट होगा, अगर कोई एक पॉजिटिव होगा आपको भी दिक्कत हो सकती है, तो कई लोग मान जाते थे, कई लोग इमोशनल हो जाते थे, नहीं साहब ट्रेन कराइए। जैसा मैंने मिसाल दिया कि अभी भागलपुर के 200 लोग थे जो गोवा में थे, तो मैंने तुरंत गोवा के सीएम से बात की, अब बसें भेजी। अब बस भेजकर उनको स्टेशन से मंगा के स्टेडियम में रखा, फिर ट्रेन में बैठाया, फिर उन लोगों से बात की, उन्होंने एक वीडियो बना के मुझे भेजा। लेकिन मैंने वो वीडियो ट्विटर पे या फेसबुक सोशल मीडिया पे नहीं डाला, क्योंकि मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ तो मैं पहली बार कहीं पर ये बता भी रहा हूँ। तो इस तरह से हम लोग सब जितने सांसद हैं, विधायक हैं, जो पूर्व में मंत्री हैं, सब ने काम उसमें किया। थोड़ी तो कठिनाई हुई है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। शाहनवाज भाई, आखिरी सवाल आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि बीजेपी पूरे देश में तो नंबर 1 की पार्टी है, लीड करती है, लेकिन बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की बी टीम बन के रह जाती है सुशील मोदी की वजह से। और चाहे वो स्वास्थ्य सर्विसेज का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, इरिगेशन का मामला हो या बाढ़ का जो मुद्दा हो, हर मामले में देखा जाता है कि बिहार फिसड्डी साबित हो रहा है। और जबकि 15 साल से आपके सपोर्ट से नीतीश जी की सरकार चल रही है, तो इसकी मजबूरी क्या है कि बिहार में बीजेपी हमेशा बी टीम की भूमिका में रहती है? आपको हम लोग बी कैटेगरी के नेता लगते हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बिहार में जो भी काम करते हैं सब, हम ए या बी नहीं हैं, न सी हैं। लेकिन ये सही है कि हमने बिहार के अंदर एक गठबंधन किया, नीतीश कुमार जी हमारे पुराने साथी, तो हम लोग बराबरी से काम करते हैं, ए और बी सी नहीं है। चाहे लोजपा भी हमारा गठबंधन में है तो हम उसको सी नहीं कह सकते। लेकिन ये सही है कि 15 साल लालू जी की हुकूमत थी, अब हम उनको कोई ब्लेम नहीं करेंगे। सही बात है, यश भी हमारा, कमी भी हमारी। अच्छी बात होगी उसका भी जो गुडविल होगा वो हमें मिलेगा, और जो कुछ चीज़ें खराब होगी उसकी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी भी बाहर नहीं जा सकती। हम भी जिम्मेदारी उसकी हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि जनता को हम ये नहीं कह सकते कि 15 साल से लालू जी की हुकूमत थी, 30 साल पहले कांग्रेस की हुकूमत थी। अब तो 15 साल से जनता ने हमें अपार बहुमत दिया है और यकीन किया है। लोकसभा में आप देखिए 39 सीटें दी है किशनगंज को छोड़ के। तो नीतीश कुमार जी बहुत कुशल व्यक्ति हैं। मैंने उनके साथ भारत सरकार में काम किया है, जब वो रेल मंत्री थे उस वक्त में वाजपेयी सरकार में एविएशन मिनिस्टर था, साथ में काम किया है और मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। वो बहुत मेहनत वाले व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन क्या है कि हर चीज़ का जो रिजल्ट है उसका 100% नहीं हो सकता, कुछ कमियां रही होंगी, उसको हम लोग दूर करेंगे। लेकिन अभी हम सब बाढ़ भी, अब बिहार के साथ त्रासदी ये है कि हम बहुत साल से, जब देश की आज़ादी मिली तो बहुत फैक्ट्री नहीं लग पाई। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं चाइना से इसलिए इंडस्ट्री हमारे यहाँ आएगी क्योंकि हमारे यहाँ मजदूर हैं। तो मजदूर जहाँ है वहाँ नहीं चाहिए ना, चाइना से इंडस्ट्री आए और कहीं और लग जाए। मजदूर हैं बिहार, यूपी में, पूर्वांचल में, यूपी का भी पूर्वांचल कह रहा हूँ, पूर्वांचल को पूरा ले लें आप, यानी नॉर्थ ईस्ट से लेकर, यानी बनारस के बाद से अगर आप ले लें उस पार्ट को, तो वही इलाका है जहाँ बहुत बड़ी तादाद में लेबर फोर्स है। तो मेरी भी माननीय एक बिहारी होने के नाते मुझे लगता है कि इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि जहाँ कामगार है वहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं खुल रही। तो वहाँ पर भी खोलेंगे, लेकिन हम समुंदर के किनारे नहीं हैं। कलकत्ता समुंदर के किनारे था तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुली। अब बिहार को तो कोई समुंदर टच नहीं होता, ज़्यादातर जो औद्योगिक विकास हुआ वो पश्चिम की तरफ हुआ क्योंकि वहाँ पर समुंदर था। अब ये ज़रूर विचार करना होगा कि बिहार में औद्योगिक क्रांति करनी होगी और हम सब पूरी ताकत लगाएंगे
इस कोरोना पेंडेमिक से हमने बहुत कुछ सीखा है। ये चुनौती है, इसको अवसर में बदलेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा आत्मनिर्भर भारत, तो भारत का मतलब आत्मनिर्भर बिहार भी है। तो हम आत्मनिर्भर बिहार भी बनाएं ताकि हमारे लोग ज़्यादा पलायन न करें। हम लोग तो ये मुद्दा लेकर ही चुनाव में आए थे कि बिहारी को बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि बिहार लोग रोजगार के लिए आए, इस तरह का हमने संदेश दिया था। तो उसमें जो इंडस्ट्री है, देखिए बिजली में, सड़क में और कई चीज़ों में हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, हमने उसमें पूर्णतः सफलता प्राप्त कर ली है। आगे इंडस्ट्री भी कैसे बढ़े, इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगला चुनाव अब आने वाला है, हम जीतेंगे भी, सरकार बनाएंगे और औद्योगिक क्रांति बिहार में करने का प्रयास करेंगे। शाहनवाज जी, हम खुद पूर्वांचल के रहने वाले हैं और हम आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं और हमारी शुभकामना है कि आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।